2 क्वेश्चन सेंड किए हैं। अरविंद का ही क्वेश्चन है, बाकी लोग ट्राई करो एक बार। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं क्या? से 86 हाँ 86। तो नहीं बन पा रहा था। पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराते हैं, शायद तुम लोग में छूट गया है, कोई बात नहीं है। जैसे देखे होगे कि एक्वेरियम ये सब जो होता है उसमें जो बबल अगर नीचे जो फॉर्म करता है, ठीक है, ऊपर तक जाते जाते जो है उसका साइज जो होता है तो कुछ बढ़ जाता है। और किए होगे, नीचे अगर कोई बबल हम एयर बबल फॉर्म कराते हैं या फिर बॉइलिंग होता है तब भी वाटर में जो बबल्स ऊपर आते हैं तो हाइट के साथ साथ उसका रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका रेडियस जो है R1 है और यहाँ का रेडियस R2 है, डेप्थ लेट से कि h है। ठीक है, R2 इस क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि 2R1 के बराबर है, या फिर R2R ले लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो होता है लिक्विड का वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं। ठीक है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम। अच्छा, गैसियस स्टेट पढ़े हो? यस सर। उसमें एक ये वाला होगा nRT फॉर गैसेस, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब इस वो लिक्विड जो भी है इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसके भी कांस्टेंट वेरिएशन को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा कांस्टेंट। होगा क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? जैसे अगर हम वाटर बबल हीटिंग के समय या ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा डेंस वाटर होगा तो नीचे होगा। हाँ, तो ज्यादा हाइट के लिए भी नहीं, जैसे लिक्विड है एक्वेरियम में तो जितना नीचे का हाइट का कहते हैं, तो हम लोग ये भी माने थे ना, एज्यूम करे थे कि अगर हम लिक्विड को मान रहे हैं तो उसका डेंसिटी हम हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही मानेंगे। एजम्पशन था ये फ्लूइड में। यस सर। ठीक है, तो डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट ही मानना है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। अब एयर के अंदर का जो है, मतलब अंदर एयर है, हम जानते हैं वहां बबल बनता है तो ऊपर जाता है, क्योंकि एयर का डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड कम होगा और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो वहां से पीवी इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो अब प्रेशर ही हमको फाइंड करना है अंदर का, और यहाँ पे फाइंड करो कितना आ रहा है। यहाँ का अगर प्रेशर इसको 1-2 ही ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, यहाँ का प्रेशर अगर हम P1 बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? P0 प्लस रो जी एच प्लस 2T/R1। रो जी एच प्लस 2T/R1। ठीक है, P2 क्या लिखेंगे? P0 प्लस 2T/2R1। P0 प्लस 2T/2R1, यही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऐसा भी रहता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेते हैं कि एच हाइट है, सरफेस यहाँ है, लिक्विड जो है ऐसा पूरा है, एक बबल यहाँ है एक बबल यहाँ है, तो यहाँ से ये हाइट लेते, फिर एक बार ये हाइट लेते, तो डिफरेंस हमको निकालना है इन दोनों का,
इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सेकंड जो ऊपर वाला बबल है वो पूरे सरफेस पे है या कि ऊपर से कुछ नीचे है, क्योंकि डिफरेंस ही लेना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, बोलो। पी नॉट कैंसिल, P1 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी एच प्लस 2T/R1 यही मिल, नहीं 2 नहीं बचेगा, यही मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये आया हमको डेल्टा पी, चेंज इन जो प्रेशर है, या फिर P1 P2 जो भी है ऐसा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से V1 निकालेंगे तो V1 आ जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, एंड V2 आ जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो ऊपर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सरफेस टेंशन नहीं लेना है इसमें, नहीं दिया है तो सरफेस टेंशन वाला टर्म नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको हटा ही दो। ठीक है, सरफेस टेंशन अगर दिया रहेगा तो सरफेस टेंशन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में नहीं बोला है, तो सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, तो ऐसा ले सकते हैं। तो अगर हम इसको सर नेग्लेक्ट लेकिन कर रहे हैं, क्वेश्चन सरफेस टेंशन का था। सरफेस टेंशन तो कुछ दिया ही नहीं है। सर इसका अगल बगल वाला क्वेश्चन सब में दिया हुआ था। हाँ, नीचे वाले में तो दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि सरफेस टेंशन टी है या फिर क्या है। और आंसर में भी टी का कुछ नहीं दिया है, यानी कि नेग्लेक्ट ही किया है। नहीं तो अगर सरफेस टेंशन टी, हम बहुत जगह क्वेश्चन रहता है तो वहाँ सरफेस टेंशन टी को लिया ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लेके ही बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो ऑप्शन में टी दिया है ना क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं नेग्लेक्ट करने। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये तो ऐसे निकालने से अच्छा है। अब इसी चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे ज्यादा आसान होगा। और एक चीज दे रखा है पी नॉट इक्वल टू है रो जी एच। ठीक है, पी नॉट जो दे रखा है रो जी एच दिया है, डेप्थ पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, ये जैसे है कि हम क्वेश्चन थोड़ा गलत समझ लिए हैं। यहाँ पे देखो कि अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना रेडियस होगा, तो उस केस में हमको यहाँ से P1 V1 इक्वल टू या P1/P2 इक्वल टू V2/V1, इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, हाइट डेप्थ पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं, कंसेप्ट यही रहेगा। इसमें सरफेस टेंशन नहीं बोला है, नहीं कुछ दिया है, तो नहीं एज्यूम करना है, नहीं लेना है। या फिर लेंगे तो रहेगा ही, कोई रिलेशन दिया ही नहीं है तो रहेगा ही। हम दे रखा है कि पी नॉट इक्वल टू रो जी एच है। ठीक है, एक बबल है जो बॉटम से निकल रहा है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1 है, सरफेस तक जा रहा है तो रेडियस इसका डबल हो जा रहा है। तो डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले से ही आ जाएगा। ठीक है, सेमी क्वेश्चन है, तो यहाँ से ऐसे ले लो, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच दे रखा है। यहाँ का अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ का प्रेशर लिखेंगे तो लिखेंगे पी नॉट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट इंटू 4/3 पाई इंटू 2R का क्यूब इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पी नॉट का वैल्यू कितना है, तो रो जी कैपिटल एच के बराबर है। सेवन एच आएगा। 7H हो जाएगा। ठीक है, जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें सरफेस टेंशन रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो एच आ जाएगा 7H। एट्टी सेवन। तो इसको 2-3 बार सॉल्व किए तो आर टी आ रहा है, इसका आर टी कहीं नहीं दिया हुआ है। आर टी पाई नहीं रहेगा, देखते हैं। बाकी लोग प्रियांश। नहीं सर, तो ये एचसीवी में था ये क्वेश्चन, तो आरटी लेके बनाए थे तो आ गया था आंसर। सेम क्वेश्चन है, पता नहीं, आंसर तो आना चाहिए। यस सर। देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हर जगह मिलेंगे, हर जगह सेम ही सॉल्यूशन होगा। हमको टेंशन फाइंड करना है, तो हम टेंशन को एफ से लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो उसमें एक सरफेस टेंशन है, यानी कि बबल है, उस पर अगर एक रस्सी गोलाकार रख देंगे, बीच में अगर छेद कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा सोप बबल है, इस पे अगर हम ऐसे लिक्विड रखे हैं, रस्सी रखे हैं, और बीच में हम इसको छेद कर दें, तो इधर जो रहेगा सोप बबल रहेगा और वो सबको खींचेगा, तो ऐसा गोलाकार शेप कर लेता है। ठीक है, जिसका रेडियस कह रहा है कि ये आर है। तो हम ये छोटा सा पार्ट ले रखे हैं। ठीक है, ये थीटा है, स्मॉल एंगल थीटा है। तो यहाँ टेंशन क्या आएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, बोलो। ये थीटा, तो ये थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो हमको क्या दिख रहा है, 2F साइन थीटा जो होगा, यहाँ पे जो बाहर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा इस छोटे से लेंथ पे, यानी कि T इंटू और लेंथ dr, ds बोल रहे हैं, तो ds कितना हो जाएगा, T इंटू आर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा जो है ये भी वेरी स्मॉल है, तो 2F थीटा इजकल टू TR थीटा लेंगे, F इजकल टू RT/2 आ रहा है। भाई कहाँ आ रहा है, सर लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स तो वहां पे हर जगह रेडियली आउटवर्ड लगेगा, उस हाँ डायरेक्शन के अलोंग तो नहीं लगेगा, उसका हर जगह ये कॉम्पोनेंट भी हम देना पड़ेगा ना। ये हम बहुत छोटा सा पार्ट ले रखे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट को अगर बड़ा देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो इधर इधर इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, बहुत छोटा है, एज्यूम करो, बहुत ही पॉइंट साइज। अच्छा ये आर, हाँ ठीक है, ये 2 थीटा आ जाएगा एंगल टोटल, RT आंसर होगा। जैसे ये हमारा सर्कल बन रहा है, इस पे टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स रेडियली आउटवर्ड ऐसे हर जगह लगेगा, बोलो। यस सर।
ठीक है, ये 2 पाई r to t लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम छोटे से पार्ट पे देखें, इतने से पार्ट पे, तो इसका लेंथ है dr, इस पे लगेगा t इंटू डी आर, और डी आर कितना होगा तो ऊपर एंगल से दिख रहा है ये r इंटू 2θ होगा। यही आ रहा है F इक्वल टू आर टी। आंसर क्या दिया है? नहीं देखे थे सर। तो हम तो ऐसे किए थे कि एफ कॉस थीटा के अलोंग एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और फिर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा जिसका कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा के अलोंग, वो उसके लिए लेंथ जो होगा वो कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा। जैसे हम लोग इक्वेशन लेते थे तो बबल में वैसे ही इसमें लेंथ का प्रोजेक्शन ले लिए एफ कॉस थीटा के अलोंग। नहीं है, इसमें छोटा सा एलिमेंट में हम लोग टेंजेंशियल सीधा ही रेडियली ले लेंगे। ठीक है, इधर वाला ये फोर्स इधर आ रहा है एफ कॉस थीटा, तो ये और ये आपस में कट गया। ठीक है, रेडियली जो एलोंग लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, और ये जो रेडियली 2f साइन थीटा आएगा वो आपस में बैलेंस करेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह मिलेगा, तो यही चीज लेना है। आगे पढ़ोगे तो बोलेगा सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक थ्रेड है उस पे नेगेटिव चार्ज है, टेंशन फाइंड करो, तो वहां भी यही प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, आरटी आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसा दे रखा है यू ट्यूब है, एक का रेडियस आर है, एक का 2r है, वैक्यूम किधर ऐड किया है? तो वही नहीं दिया हुआ सर। हमको एक ही बात समझ में नहीं आया इसमें कि अगर हाँ, वैक्यूम एक साइड करते हैं तो दूसरे साइड तो एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, तो डिफरेंस इन प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि सेम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, लेवल सेम ही है। मर्क्यूरी है तो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। ग्लास रखा, ठीक है, ठीक है, लेवल सेम है। इधर का अगर हम बोल रहे हैं P1 है, चलो
ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे P1 माइनस 2T/R, और यहाँ का अगर हम P2 बोलते हैं तो यहाँ लिखेंगे P2 माइनस 2T/2R। ठीक है, तो मर्क्यूरी तो प्लस होगा ना? ठीक है, प्लस उधर से इधर आ रहा है प्लस। अब हमसे बोल रहा है कि ज्यादा किधर का प्रेशर है, ये वाला ज्यादा है। ठीक है, तो हम इधर ही वैक्यूम करेंगे, जो प्रेशर ज्यादा है अगर इधर हम वैक्यूम नहीं करेंगे तो इधर का तो प्रेशर ऐसे ही ज्यादा है, तो ये ज्यादा निकलेगा। 2T/ इसको, तो ये हम अगर 0 कर दें तो ये क्या आएगा, 2T/R इक्वल टू P2 प्लस T/R। और तो P2 आ जाएगा हमारा T/R। T/R, क्योंकि हाइट सेम है तो रोजीएज का कोई इसमें तो टेंशन है नहीं। टी कितना दिया है, डाइन में दिया है, आंसर mm में है, निकाल के एक बार देखना। ठीक है, P1 को 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2T/R एज कम्पेयर टू T/R कम है। 2T एक तरफ R है, एक बार T/R है, हाँ तो ये ज्यादा है। ठीक है, जिधर ज्यादा है उधर ही वैक्यूम करेंगे, क्योंकि उधर अगर हम वैक्यूम नहीं करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो इसलिए P1 को हम 0 कर दिए, तो 2T/R इतना के बराबर आ जा रहा है। हो जाएगा अब? ठीक है, और जो एक क्वेश्चन था उसमें हीट का कुछ यूज है, तो इसलिए अभी उसको रहने दो, हीट जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग इलास्टिसिटी देखे थे, इलास्टिसिटी में कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीजें देखे थे, कंप्रेसिबिलिटी। फिर अगर हम किसी भी रॉड को स्ट्रेच करते हैं तो उसको हम स्प्रिंग टाइप से समझ सकते हैं कि स्प्रिंग तरीके से बिहेव करेगा, और उसमें हम लोगों ने स्टिफनेस कांस्टेंट निकाला था कि अगर हम उसको एलोंगेट करते हैं तो स्टिफनेस आएगा, और स्टिफनेस क्या आएगा, चेंज इन लेंथ देखे थे। फिर अगर स्प्रिंग सीरीज या पैरेलल में रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग को यूज करना होगा कि सीरीज वाला है या फिर पैरेलल में होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपोजिट ट्यूब है। ठीक है, कंपोजिट ट्यूब कैसे बनता है, तो एक मटेरियल जैसे समझो कि एक हॉलो पाइप है, उसमें हम दूसरा मटेरियल डाल, तो कंपोजिट ट्यूब कहते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा अगर फॉर्म करता है तो इसको बोलते हैं कंपोजिट ट्यूब। अंदर ये दूसरा मटेरियल और उसके ऊपर फिर दूसरा मटेरियल। वायर देखे होगे कि वायर अंदर क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग कॉपर या एल्युमिनियम रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होता है, तो वैसे शेप जो बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट ट्यूब है। बोल रहा है कि ये जो है ब्रास है, ये बाहर वाला स्टील है। ठीक है, इसका एरिया ए बी लिखा हुआ है, इसका एरिया एस है, गामा गामा एस,
फाइंड गामा ऑफ सिंगल ट्यूब of same length and total cross sectional area which behaves as same fashion as that of composite tube. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। कंपोजिट ट्यूब है, जिस तरीके से बना हुआ है, एरिया दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दोनों का अलग अलग ये दे रखा है। हमसे बोल रहा है गामा, इसका टोटल गामा कंबाइंड क्या होगा जो सेम लेंथ का हो, सेम फैशन से बिहेव करे, यानी कि कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। हो गया। बोलो। तो बना रहे हैं। ठीक है। गामा बी ए बी प्लस गामा एस ए एस बाई ए बी प्लस ए एस। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम बोले थे कि अगर कंपोजिट में रहेगा तो इसको हम पैरेलल एज्यूम करेंगे। तो पैरेलल अगर कर रहे हैं तो के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 आता है। तो इसके हमको क्या दिख रहा है, ए एस गामा एस प्लस एल तो सेम है, ए बी गामा बी बाई एल। बोल रहा है कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट ही फाइंड करना चाहते हैं, वाई फाइंड करना है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ए एस प्लस ए बी इंटू गामा बाई एल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ Yes, से sir. हमको गामा कितना मिल जा रहा है, गामा एस ए एस प्लस गामा बी ए बी बाई ए एस प्लस ए बी। बस कंपेयर कर लेना था।
ये स्टील है, ये कॉपर है, ये एनडी है। यहाँ से x दूरी पे एक फोर्स लग रहा है F। ये दोनों के बीच का दूरी है। ठीक है, इसके लिए एस गामा एस, इसके लिए ए सी गामा सी। बोल रहा है कि फाइंड एक्स इफ हॉरिजॉन्टल बार इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो है ही, हॉरिजॉन्टल ही रहे, इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्स यानी कि फोर्स कितने दूरी पे हम लगाएंगे इस एंड से कि जो ये क्या कहें, हॉरिजॉन्टल ही रहे दोनों। इनिशियली दोनों स्टील और कॉपर सेम लेंथ के हैं। यानी कि पहले भी हॉरिजॉन्टल है तो सेम ही रहा होगा, फोर्स लगा रहे हैं तब भी सेम ही रहे। हो गया। एक मिनट और।
सर L इंटू गामा C AC बाई गामा S AS प्लस गामा C AC। ठीक है, और किसी का? एक तो ये है कि दोनों स्टील और कॉपर में हम देख रहे हैं, तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है तो इसमें मान लेते हैं एफएस है, इसमें मान लेते हैं एफसी। कॉपर में एफसी और स्टील में एफएस। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले भी हॉरिजॉन्टल था, बाद में भी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वहां से हम बोल सकते हैं सिंस रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल रॉड का ही बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ही रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में डेल्टा एल सेम आया होगा, यानी डेल्टा एल बाई इक्वल टू डेल्टा एल सी बाई एल, दोनों में सेम एक्सटेंशन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्ट्रेन इक्वल कर देंगे, और क्या, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाई एल। फोर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स अपन एरिया स्ट्रेस इनटू गामा कर देंगे तो ये चीज आएगा, क्योंकि हुक्स लॉ से यही चीज आया था, स्ट्रेस इक्वल टू गामा इनटू स्ट्रेन। तो ये चीज आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एस बाई एस गामा एस इक्वल टू एफ सी बाई ए सी गामा सी। इसको इक्वेशन 2 बोल, 1 और 2 को हम यूज करके एफ सी और एफ एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, एफ के टर्म में आ जाएगा, एलिमिनेट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ सी जो आ रहा है एफ ए सी गामा सी अपॉन ए एस गामा एस प्लस ए सी गामा सी आएगा। ठीक है, वैसे ही एफ एस फाइंड करेंगे तो एफ ऊपर आ जाएगा, ए एस गामा एस नीचे वाला टर्म सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से एफ सी का वैल्यू रख देंगे तो एफ एस आ जाएगा, एफ एस का वैल्यू रखेंगे तो एफ सी आ जाएगा। तो ये एफ सी और एफ एस का वैल्यू हमको मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, हमको 3 फोर्स मिल गए, एक्स निकालना है, तो अब क्या करें, इतना तक तो ठीक ही था, इसके आगे क्या करेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम जानते हैं कि अगर ऐसा फोर्सेस दिखता है तो हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसा रॉड है, यहाँ पे एफ एस लग रहा है, यहाँ पे एफ लग रहा है एक्स दूरी पे, और यहाँ पे एफ सी लग रहा है। तो इस पॉइंट को टॉर्क अबाउट ए क्या आएगा, 0। तो टॉर्क अबाउट ए बैलेंस कर लेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमारा एफ सी इंटू एल, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एफ एफ कट जाएगा, एल इंटू ए सी गामा सी अपॉन ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना रहता है और सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कर्व जैसा है वैसे ही हमको याद रखना है, प्रैक्टिकल कर्व है सबके लिए, जो भी मटेरियल है उसके लिए ऐसा ही कुछ आता है। स्ट्रेट लाइन। इलास्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इधर लिख रहे हैं स्ट्रेस, इधर लिख रहे हैं स्ट्रेन। ठीक है, प्रैक्टिकल कर्व है।
ठीक है, इस तरीके का कुछ आता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है? इसी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बी से सी के बीच में ऐसे वेरिएशन बहुत होता है। ठीक है, ये डी और ये ई, ऐसा कर्व आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए। ओ से ए जो है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि इसमें जो मटेरियल है टोटली इलास्टिक है, अपना लगभग रिगेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जनरली देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेस हटाते हैं तो ये जो है 0.01% स्ट्रेन रह ही जाता है, टोटल का टोटल स्ट्रेस खत्म नहीं होता अगर रिवर्स में आए तो। फिर भी 0 से ए तक अगर हम बात करें तो ये इलास्टिक लिमिट होगा। इलास्टिक लिमिट है यानी कि इसी लिमिट में हुक्स लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसी लिमिट के लिए हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। बी से ए अगर जाते हैं या फिर ओ से बी, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज इसमें भी हम लोग हुक्स लॉ को एप्लीकेबल मान लेते हैं, लेकिन ओ से बी जब जाता है तो थोड़ा बहुत जो है ये जो हम बोल रहे हैं स्ट्रेन 100% रिड्यूस नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भी रॉड लें, रॉड क्या एक पतला सा वायर है, पतला सा वायर को अगर हम खींचते हैं, थोड़ा सा खींचे फिर से अपना लिमिट में अगर है, ओ से ए के बीच में है तो 100% लगभग वो रिगेन कर लेता है। ए से बी के और थोड़ा सा बढ़ा दिए तो हुक्स लॉ को एप्लीकेबल मानते हैं, बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, लेकिन उस केस में स्ट्रेन समथिंग कुछ रह जाता है, तो एक अलग चीज है ओ से बी। सी जो है यहाँ पे, सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट यानी ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेस जो है अब लिनियर नहीं रह जा रहा है। ठीक है, सी से लगभग बी और सी बहुत ही कम ही डिस्टेंस रहता है और उसके बीच में ऐसा वेरिएशन बहुत रहता है, यानी कि यील्ड पॉइंट बोलते हैं कि यहाँ से अब उसका लिमिट खत्म हो चुका है, इलास्टिक लिमिट। अब अगर हम उसको उतना स्ट्रेस से उसको इलोंगेट करके छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक नेचर आने लगेगा, यानी कि 100% अब रिगेन नहीं कर पाएगा सी से ऊपर अगर जाएंगे तो। ठीक है, यानी कि अगर हम सी से डी जा रहे हैं तो सी से डी जाने में हमको प्लास्टिक बिहेवियर दिखेगा। ठीक है, सी से डी जाएंगे तो प्लास्टिक बिहेवियर दिखेगा। डी को बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ करते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस इस मटेरियल पे हम लोग इतना ही लगा पाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोल दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा फोर्स भी हम लगा पा रहे होंगे। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम जैसे एक प्लास्टिक ही है, उसको कभी अगर इलोंगेट करने का कोशिश किए होगे तो थोड़ा सा हमको पहले ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब इलोंगेट होने लगता है तो बहुत कम फोर्स में ही वो उसका इलोंगेशन हो जाता है। तो डी के बाद वही है कि स्ट्रेस कम लग रहा है फिर भी इलोंगेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो और ईज पे जब पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि वहां पे जाके जो है टूट जाता है। यानी कि जो हम सैंपल जो रखते हैं इस शेप का रहता है, यानी कि जिस सैंपल पे ये कर्व मशीन में लगा के जो है इधर से और इधर से दोनों तरफ से खींचा जाता है, इतना यहाँ पे लगभग रखा रहता है, ये वाला पोर्शन रहता है, ये हमको कर्व उस मशीन में ही ग्राफ पेपर लगा होता है उससे मिल के निकलता है। ठीक है,
तो होता क्या है कि ये जब होगा तो टूटने से पहले ये कुछ ये वाला पोर्शन है ऐसा इलोंगेट होता है। ठीक है, देखे होगे कभी भी कि एक वायर ही है, उसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो बीच में ऐसा स्ट्रेच टाइप का ये पतला होते जाता है और पतला होते-होते ये फिर 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है? तो वही चीज़ ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल को खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो कुछ देर तक वो अपना इलास्टिक लिमिट बरकरार रखता है, कुछ स्ट्रेस के लिए। उससे ऊपर जाएँगे तो यील्ड पॉइंट आएगा। यील्ड पॉइंट से ऊपर यानी कि वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा, यानी कि उसमें रीगेन 100% नहीं होगा। डी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी कि वो उतना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है रोग सह सकता है। और ये ध्यान रखना अगर फ्रैक्चर पॉइंट है, उसको उस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस मिलेगा उसको बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस हमेशा जो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद अगर हम फोर्स लगाते हैं तो कम ही फोर्स में वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय उसमें प्लास्टिक बिहेवियर था, उसके बाद वो स्ट्रेच होना और ज्यादा इलोंगेशन शुरू हो जाता है और कम ही फोर्स में वो टूट जाता है। जैसे कि एक वायर ही है, उसको अगर हम लोग तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम लोग जनरली खींच के नहीं तोड़ते हैं, हम लोग उसको बार बार मोड़ मोड़ के तोड़ते हैं। देखे होगे कभी या ट्राई किए होगे। पतला सा अगर यस वायर हो सर। तो उसको हम लोग खींच के नहीं बार बार मोड़ते हैं, यानी कि उस पर रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो शुरू में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब टूटने वाला होता है तब हम कम फोर्स लगाते हैं तब भी वो टूट जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका होता है धीरे 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 कि अब हम कम स्ट्रेस पे भी उसको तोड़ सकते हैं। तो वही ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है कि ये चीज होता है, इसमें कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, ई पॉइंट जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि डी जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ई पॉइंट यानी जहाँ फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ब्रेकिंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस से कम रहेगा। जैसे कि अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उसमें लोहा स्टील ये सब हम यूज करते हैं, तो हम उस स्टील का जो लोड रखेंगे, यानी कि उसका एक लिमिट होता है, ब्रिज ही होता है तो उस पर रहता है कि हैवी व्हीकल इस पे अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एक लिमिट होता है, कोई इतना लोड सह सकता है, और वो लोड जो रखेंगे हम हमेशा फ्रैक्चर से कम ही रखेंगे, यानी कि इस पॉइंट से लेवल नीचे ही रखेंगे, हम ये भी नहीं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम पे ही वो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात जो हम आए कि ये जो क्या बोलते हैं, वायर को हम तोड़ रहे थे तो हम उसको रिपीटेड मोड़ रहे थे, मोड़ते 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 हम लोग तोड़ते हैं, तो उसमें तो हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचे, फिर भी हम कैसे उसको तोड़ दिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग फैटिग। ठीक है, इसको बोलते हैं फैटिग, यानी कि स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम किसी मटेरियल पर रिपीटेड स्ट्रेस पर लगाए जा रहे हैं तो उससे स्ट्रेन फैटिग होता है, धीरे 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 उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा और वो अपने लिमिट से बाहर हो जाएगा तो वो टूट जाता है। तो ये फैटिग ही है जो हम लोग को किसी भी पुल का एज डिसाइड करता है। जैसे देखे होंगे किस पुल का इतना एज है, एज यानी कि उस पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कैसे व्हीकल जाएंगे, डेली कितना व्हीकल जाएगा ऑन एन एवरेज, तो डेली इतना जाएगा, तो इस हिसाब से ऐसा स्ट्रेस या फैटिग प्रोड्यूस होगा, तो इसका लिमिट इतना है। तेज जो होता है वो किसी भी ब्रिज या बिल्डिंग ये सब का एज डिसाइड करता है। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि मुंबई में म्युनिसिपैलिटी वाले जो हैं 30 की 40 बिल्डिंगें ढाए, पुराने हो गए थे, वल्नरेबल हो गए थे, तो उसको तोड़ के गिरा दिया गया, क्योंकि कभी भी गिर सकता है क्योंकि उसका एज कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो वो चीज जो है इसी जो हमारा फैटिग है इससे रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक फैटिग, यानी कि ये जो लॉस है, रिपीटेड स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो लॉस है उस चीज को बोलते हैं फैटिग। ठीक है, अगर वही हम डक्टाइल के लिए करें, डक्टाइल मटेरियल किसको कहते हैं बोलो? अच्छा, ये डक्टाइल इसी को बोलते हैं। ब्रिटल अगर मटेरियल रहे, ठीक है, ब्रिटल, डक्टाइल तो वही कहते हैं जो इलोंगेट हो जाए। ब्रिटल जैसे चौक हो गया, इसके लिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो इसमें सीधा सीधा जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ लिमिट तक ये इलास्टिक लिमिट शो करता है, फिर फ्रैक्चर हो जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, थोड़ा सा कर्वी आता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, यहाँ भी ध्यान रहे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो स्लोप जो होगा वो हमको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू देगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा, जिसके लिए भी तो ये मोस्टली हम रॉड के लिए निकालते हैं जब उस पे टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग लगाते हैं तब। ठीक है, तो ये चीज है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये ऐसा ही है। कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जिस फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ पे ये टूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जहाँ फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में एक चीज याद रखना है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है किसी भी मटेरियल के लिए वो फिक्स्ड, ठीक है, वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिखा देते हैं, नहीं तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसकल टू होगा ब्रेकिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो है कहेंगे कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फॉर्मूला में यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा वो फिक्स्ड होगा, हम उसको कैसा एरिया में क्या बना रहे हैं वो जो है ब्रेकिंग फोर्स उसका डिपेंड करेगा एरिया पे। ये जो है डिपेंड्स ऑन एरिया फॉर एनी मटेरियल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिख रहा है कि एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स और एरिया एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर आयरन का बात करें तो उसका एक ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड होगा, ये एक्सपेरिमेंटल है, बहुत से एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर करके किया गया तो पता चला कि एरिया चेंज करने से ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स चेंज हो रहा है। तो ब्रेकिंग फोर्स जो होगा एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा हमको तोड़ने का फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेस जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हमको किसी भी मटेरियल को यूज करना है तो यहाँ पे भले ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये अगर हमसे ऑप्शन में दे दे कि जो वर्किंग स्ट्रेस होना चाहिए वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए या ब्रेकिंग स्ट्रेस से, तो हमेशा ध्यान रहे ब्रेकिंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम है तो हम हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे नहीं जाएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस should be less than
ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट रहता ही है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेन भी कांस्टेंट होगा। और गामा जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, पहले भी बोले थे, एंड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, लेकिन अगर हम सेम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो गामा फिक्स, अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स तो ब्रेकिंग स्ट्रेन भी फिक्स्ड होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। थर्ड, फोर्थ, स्लोप जो होगा गिव्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी पढ़े नहीं है लेकिन लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एरिया जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी देगा, स्लोप जो होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड बॉडी। कोई भी अगर बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं यानी स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। चलो तुक्का मार के बताओ कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, एल लेंथ का है। ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कुछ इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल। होता है। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ होगा? ठीक है, इलास्टिक लिमिट का ही हम बात कर रहे हैं। गेस। So rho g L plus delta L by 2. रो जी एल नहीं सर हाफ इंटू गामा ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोले कि इसको हम लोग स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं, स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्प्रिंग को अगर हम उसके नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेट करते हैं तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका भी एनर्जी यही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि जब हम इसको खींच रहे हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, और उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्टोर हो रहा है इसमें। वही जो है फिर से अगर हम फोर्स हटाएंगे तो अपने नेचुरल लेंथ पे ले जाने में वर्क कर रहा है। तो फाइंड भी वैसे ही करेंगे, स्प्रिंग टाइप से ही। ठीक है, तो ले देख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा एल इसमें इलोंगेशन है। ठीक है, और इसको इलोंगेट करके हम कितना ले जा रहे हैं? लेट्स से कि ये एल है और ये इलोंगेशन कितना हो गया? एक्स। ठीक है, नहीं कि जीरो से एक्स हम इसमें इलोंगेशन ले जा रहे हैं, ये एक एल प्लस डेल्टा एक्स कह रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा सीक्वेंस में बनाने दो। ये हमारा ओरिजिनल है।
यहाँ से x पे जाके हम dx इलोंगेशन का बात कर रहे हैं, फोर्स सेफ ही लग रहा है, ये लेंथ l है, बाकी गामा और a एरिया और ये दिया हुआ है। इसको हम फाइनली ऐसा इलोंगेट करके मान लेते हैं कि d इलोंगेशन ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको x से dx इलोंगेट किए हैं, तो इस रीजन के लिए अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? F रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू F एक्सटर्नल लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए एक्सटर्नल और F रीस्टोरिंग सेम लगाते हैं क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर लगाएंगे, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। और रीस्टोरिंग फोर्स तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल कितना लगा रहे हैं ये तो हमको पता होगा। तो ये कितना होगा? तो गामा फिलहाल इस x डिस्टेंस के लिए k होगा गामा a बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स है, और हम dx जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो dw हमको कितना करना पड़ा होगा? f एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, यानी गामा a बाई एल एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से d, तो ये आ जा रहा है हमको गामा a बाई 1/2l इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल। हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली हम जीरो मान लिए, तो फाइनल जो आएगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको इलोंगेट करा रहे हैं तो इतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। ये सिमिलर टू है हाफ के एक्स स्क्वायर, ध्यान से इसको रिलेट करके याद रखना। अब इसी चीज को वेरियस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। डी क्या है यहाँ पे? तो डेल्टा एल है, ये चीज को भी ध्यान रखना है। डी क्या है? डेल्टा एल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ध्यान से देखो, गामा ए डेल्टा डी बाई एल का स्क्वायर इंटू एल कर दिए। किसी को दिक्कत? डी बाई एल जो है वो स्ट्रेन है, और ए इंटू एल जो है वो वॉल्यूम है। तो U बाई अगर वॉल्यूम हम लिखेंगे तो इसको लिखते हैं U, यानी एनर्जी डेंसिटी, ये हाफ गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत इतना में? सिंस AL इज इक्वल टू वॉल्यूम और एंड डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू स्ट्रेन, तो हम इसको स्ट्रेन के टर्म में इतना लिख सकते हैं। U क्या है? तो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे और ध्यान से देखो, तो गामा इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? तो गामा इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस होता है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हम U यानी कि एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो स्टोर हो रहा है उस चीज का बात कर रहे हैं, तो ये हम इसके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज आ रहा है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि इलास्टिक लिमिट था तभी तक के लिए हम सॉल्व करें हैं, तो इधर स्ट्रेस है इधर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है। अगर हम ये एरिया फाइंड कर लें तो ये एरिया क्या मिलेगा हमको? हाफ इंटू स्ट्रेन ही मिलेगा। तो एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी डेंसिटी।
ठीक है, तो जो एरिया अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कहते हैं वो हमको एनर्जी डेंसिटी देगा। भले ही यहाँ हम इलास्टिक के लिए यूज किए हैं तो इलास्टिक लिमिट तक ही ले जा रहे हैं, लेकिन टोटल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व रहेगा तब भी उसका टोटल एरिया हमको एनर्जी डेंसिटी ही देगा। ठीक है, तो ये चीज है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का एरिया एनर्जी डेंसिटी देगा, और एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाई गामा या फिर हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे इन दो, तब तक लास्ट जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत ही छोटा सा है, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के से ही लिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ऐसा हमारे पास कोई भी टुकड़ा है तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, एटम्स, जो भी एटम्स होंगे, कोई भी एक मटेरियल है तो, ठीक है, ये इसमें एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो एटम्स के बीच का जो स्टेबल डिस्टेंस आर नॉट है, ठीक है, ये आर नॉट है, ऐसे स्टेबल डिस्टेंस है। टोटल लेंथ हम बोल रहे हैं इसका एल है। अब अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा बहुत इलोंगेट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत इलोंगेट हुआ, ये लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि इलोंगेट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा वो भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तभी ऐसा है। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर भी पढ़े थे, तो उसमें ये स्टेबल डिस्टेंस था, जब हम फोर्स लगाए थे तो यहाँ आ गया था, यानी कि एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, यानी कि ये डिस्टेंस जो है बढ़ गया। इसको अगर हम आर नॉट कह रहे हैं तो ये आर नॉट प्लस डेल्टा आर हो गया। ठीक है, तो वैसे ही इस केस में अगर हम बोल रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो बढ़ गया है वो आर नॉट प्लस डेल्टा आर हो गया, यानी कि अगर हम फोर्स लगाएं इसमें कुछ चेंज इन लेंथ आया है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल के कारण यानी कि हर मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि एल लेंथ था तो स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन तो सेम रहा होगा, सेम फॉर मटेरियल, यानी कि एक ही मटेरियल है तो स्ट्रेन तो सेम होगा, यानी कि एटॉमिक लेवल पे स्ट्रेन देखे या फिर पूरे मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रेन देखे सेम होगा, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा आर बाई आर नॉट जो होगा वो डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम सेम फोर्स है सेम मटेरियल है लेंथ चेंज करते तो डेल्टा एल पे भी इफेक्ट पड़ता, तो दो दो मॉलिक्यूल सबके बीच को जोड़ के हम ऐसा लिख रहे हैं। तो स्ट्रेन सब में क्या होगा, सेम होगा। ऊपर से जो रीस्टोरिंग फोर्स है एंड रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स अगर एफ टेस्ट डेवलप हो रहा है तो उसको बोल रहे हो के इंटू डेल्टा आर हुआ होगा। के जो है यहाँ पे क्या है, तो फोर्स कांस्टेंट, और इसी फोर्स के कांस्टेंट के बारे में हमको देखना है कि कितना क्या आएगा। अगर हम जैसे इस फोर्स कांस्टेंट का बात कर रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स कैसे भी कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स एफ डैश आता है, ठीक है, तो एफ डैश जो होता है ये होता है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स। ठीक है, ये जो होता है हमारा फोर्स, ये एक्सपेरिमेंटल है, याद रखना है। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम जगह, फाइनली हमको सिर्फ के का फॉर्मूला याद रखते हैं हो जाता है।
ठीक है। नंबर ऑफ चेन्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कितने चेन बना रहे हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ चेन्स। तो नंबर ऑफ चेन्स अगर हमको फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ चेन्स आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन आर नॉट का स्क्वायर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो एफ डैश हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स एफ बाई ए इंटू आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू डेल्टा आर। तो के का वैल्यू कितना हो गया? के इजकल टू एफ बाई ए आर नॉट स्क्वायर बाई डेल्टा आर। ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। एल्सो हम लोग देखे कि डेल्टा आर बाई आर नॉट इजकल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो डेल्टा आर नॉट डेल्टा आर बाई आर नॉट जो है डेल्टा एल बाई एल है, तो इसमें से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ बाई ए इंटू आर नॉट बाई डेल्टा आर बाई आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो ऊपर क्या दिख रहा है? स्ट्रेस। नीचे क्या दिख रहा है? स्ट्रेन। तो के इजकल टू हो जाता है गामा इंटू आर नॉट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसको लिख रखना। ठीक है, तो अगर हम इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट का बात कर रहे हैं तो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के जो होगा वो गामा इंटू आर नॉट होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अगर के पता है, डेल्टा आर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आ रहा है चेंज, तो हम डायरेक्टली जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको के इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं, यानी गामा आर नॉट इंटू डेल्टा आर। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है कि इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। तो के होता है गामा इंटू आर नॉट। आर नॉट क्या है? तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिख रहा है, और गामा इसका यंग्स मॉडुलस है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरी हम लोग का इस चैप्टर का इतना ही है। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन है कि अ मेटेलिक वायर is stressed by suspending ठीक है, कह रहा है एक मेटेलिक वायर है, अगर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं कोई वेट को सस्पेंड करके, तो अल्फा स्क्वायर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, गामा यंग्स मॉडुलस है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो गामा के लेफ्ट साइड में एंड लिखे हैं। हाँ,
स्ट्रेन के बगल में लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये यंग्स मॉडुलस है। आ गया। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, फॉर्मूला बेस्ड है। यू क्या होता है? हो गया सेकेंड। हेलो। कंप्रेसिबिलिटी भूल गए थे, 1/बीटा होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम लोग डायरेक्टली यू फाइंड करना है, तो 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाई बीटा। स्ट्रेस क्या होता है? तो प्रेशर के बराबर होता है, और 1/बीटा को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। रख के आ गया। पिछला यंग्स मॉडुलस के लिए था, यहाँ बल्क मॉडुलस हो जाएगा जहाँ यंग्स मॉडुलस है। ठीक है,
तो ऐसे से क्वेश्चन रहेंगे। HC वर्मा, वो कौन सा चैप्टर था? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शायद करके एक चैप्टर था वो पूरा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ, तो वही चैप्टर पूरा बना रहे हो। तो पॉइसन रेशियो क्या होता है? अच्छा, पॉइजन रेशियो, छोटा सा रेशियो है बस। जहरीला रेशियो है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस के लिए होता है कि अगर कोई भी ऐसा रॉड है तो इसके लिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस ये R0 है। अगर हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये जो होगा इलोंगेट होगा। ठीक है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल के लिए होता है ये। ठीक है, और ये तो बात हम जानते हैं कि अगर इलोंगेट होगा तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ घटा होगा और लेंथ कुछ बढ़ा होगा। ये मानते हो? रियली में ऐसा हुआ होगा? क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम है, तो एलिमेंट तो बढ़ नहीं जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेडियस घटा होगा, लेंथ अगर घटाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो को भी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस को भी उसी से। तो सिग्मा जो होता है कहते हैं रेडियल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो ये माइनस डेल्टा R बाई R डिवाइड बाई डेल्टा L बाई L, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो याद रखना है रेडियल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। माइनस इसलिए क्योंकि अगर डेल्टा L बढ़ रहा है तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो L घटेगा, यानी कि कोई ना कोई एक घटता बढ़ता है। और रेशियो है, हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर में इसमें इतना ही पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं। अभी नहीं, आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हीट ये सब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, फिर थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद केटीजी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हीट ट्रांसफर। इसमें 6 चैप्टर हैं हीट में, और 6 में मोस्टली छोटे छोटे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा है नहीं। थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन 1-1.5 लेक्चर, फिर केटीजी लगेगा 3-4, थर्मोडायनेमिक्स 6-7, हीट ट्रांसफर 6। ठीक है, तो टोटल 15-16 लेक्चर लगेंगे हम लोग को। उसके बाद हम लोग का 11th में बच जाएगा वेव्स और ग्रेविटेशन। एसएचएम। हाँ, एसएचएम, वेव्स, ग्रेविटेशन। ये एसएचएम को भी सब वेव से ही रिलेटेड है उसका क्वेश्चन सर। क्या? HMM हाँ, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको। ठीक है, ऑसिलेशन कह सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जितना हुआ है उसको खत्म करो। ठीक है, जो जो चीज बच गया है उस चीज को, जो भी पेंडिंग चीजें हैं उसको खत्म करो। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर रे ऑप्टिक्स भी तुम लोग को पढ़ना था ना 31 से पहले। यस सर, 31 जनवरी से पहले। हम्म, ठीक है, सबको देना है ना अद्वय? सर क्या? KVPY? नहीं तो सर 11th 11th के लिए होता है। अच्छा, ओ हाँ, ठीक है, भूल जाते हैं कि लोग अभी 10th में है। सी है। हाँ 10 में NTS। हाँ, NTSC है। ठीक है,
ठीक है फिर देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर।